प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शुभम एक बार स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल परिवार में। तो सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है बच्चों। सभी लोग तेजी से जुड़ जाएं, जल्दी से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। आज आपके चैप्टर नंबर 5 और अध्याय का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पूरा का पूरा बच्चे अध्याय मैं आज खत्म कर दूंगा और जो मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा बच्चे, उसमें आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सारे प्रश्न और उत्तर करवा दूंगा। और एक वादा करके जा रहा हूं बेटा आज मैं कि अगर आप पढ़ेंगे कभी भी यूक्लिड ज्यामिति का परिचय तो आपको भूलेगा नहीं या कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। 100% क्लियरिटी के साथ आप जाएंगे, बस पूरी क्लास करके जाइए, है ना। 100% क्लियरिटी होगी बच्चों। तो चलो चालू कर देते हैं फिर क्लास को, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो आज कौन सी क्लास है बच्चे? तो आप सबको पता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय में सबसे पहले क्या आती है? ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा। एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। अच्छा, एक ठोस होता है, जैसे द्रव की 3 अवस्थाएं पढ़े होंगे मुख्यतः। वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं ज्ञात हो चुकी हैं, है ना। अवस्थाएं बहुत सारी ज्ञात हो चुकी हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 पढ़ लेते हैं और जो आपके सिलेबस है उसमें 5 पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोग केवल बच्चे यहाँ ठोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठोस की बात करेंगे। तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, पहले आप बताएं मुझे कि जो ठोस होता है जिसको क्या कहते हैं बच्चों? ये जो ठोस होता है जिसको क्या कहते हैं बच्चों? सॉलिड कहते हैं। क्या बच्चे? सॉलिड होता है, ठीक है ना, सॉलिड। ये ठोस, ठोस या तो क्या बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। तो बच्चों इसका क्या होता है? इसका आकार और आयतन, आकार और आयतन बच्चे, ठीक है ना। आकार और क्या भैया? आयतन। आयतन का मतलब क्या है? जितनी, जैसे कोई एक ठोस है, मान लो ये कोई एक क्या है भैया? बाल्टी है ना। ये कोई एक बाल्टी है बच्चों। इस बाल्टी में ये बेलन है मान लो, ठीक है ना। इस पे कोई मान लो पानी भरा है, ठीक है ना, पानी भरा है। तो पानी क्या एक निश्चित आकार में सीमित रहेगा? हाँ बच्चों, सीमित रहेगा, क्योंकि ये ठोस है, आगे पीछे से बंद है, ठीक है ना। तो इसका आकार भी सीमित रहेगा कि इतने ही आकार में ये आ सकता है। और इसका आयतन भी क्या, कितना पानी भरा गया, ये सीमित मात्रा में होता है। क्या होता है? सीमित मात्रा में होता है कि हाँ भैया अगर इतनी बड़ी टंकी है तो इतना ही पानी आएगा, ना कि टंकी को उल्टा भी भर दोगे, नहीं ना। तो बच्चे ठोस वस्तु में आकार और जो आयतन होता है, इनकी क्या होती है? निश्चितता होती है। ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगर आप इसमें साइंस का भी क्वेश्चन पढ़ो तो ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है ना, आप बताएंगे, है ना, ये आप बताएंगे भैया, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो भैया क्या कह रहा है। इसकी ज्यामितीय अवधारणा क्या है? ठीक है, ठोस वस्तु की ज्यामितीय अवधारणा क्या है? एक ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है। एक ठोस का क्या होता है? आकार होता है। हाँ, आकार तो होता है, कोई भी चीज हो ठोस। मैं मान लो ये मोबाइल लिया हूँ, है ना। मोबाइल का भी एक आकार है क्योंकि ये ठोस है बेटा, है ना। आकार हो गए, एक स्थिति हो गई कि हाँ बता दोगे कि भैया क्या ये कौन सी स्थिति में है, ठीक है ना। उसके बाद माप हो गई। आप अगर इसको मापें तो कुछ इंच इसको माप सकते हैं बच्चे, लंबाई, और कुछ इंच चौड़ाई को भी ले सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब निकाल ही सकते हैं ठोस की। फिगर में निकालते ही हैं, आया तो वर्ग, इन सब का बच्चे, ठीक है ना। अब आगे देखो, तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। ठोस क्या होता है? उसका एक आकार होता है, उसकी माप होती है, उसकी स्थिति हो गई। और ठोस को क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे तक। अरे आपके पास मान लो बुक है, बुक भी एक ठोस की कैटेगरी में आएगी। अब बुक को उठा के कैरी करते हो ना स्कूल तक, है ना। तो ठोस को क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी जो परिसीमाएं हैं सरफेस कहलाती हैं। तो बच्चों इसकी जो परिसीमा है, मतलब परि का मतलब होता है बाहर की सीमा। ये जो बाहर की सीमाएं होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? ये जो बाहर का होता है जिसको हम टच करते हैं, ये सब जो बाहर का परिसीमा होती है, यही इसका पृष्ठ कहलाता है। अगर मैं बात करूं भैया पृष्ठ की, है ना, पृष्ठ की बात करूं तो जैसे मेरा एक ये है, मान लो ये रिमोट है, ठीक है ना। ये रिमोट है बेटा, ठीक है ना। ये रिमोट है आपका, क्या है? ये रिमोट है आपका। अब इसमें कितने पृष्ठ हैं अगर मैं बात करूं तो ये किस आकार का है ये पता होना चाहिए मुझे, ये पता होना चाहिए। तो देखो भैया ये एक आगे वाला पृष्ठ हो गया, फिर ये इसी के जस्ट पीछे है ये वाला पृष्ठ हो गया,
और फिर बच्चे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया बच्चों, ये जिधर जो है ये लाइट जल रही है जिधर से इसी में कैच करवाते हैं। और फिर जस्ट इसके पीछे वाला भी ये हो गया बच्चों, ये हो गया ना। और फिर अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी तो बन रहा है ना, ये वाला भी तो पृष्ठ बन रहा है ना, इसके जस्ट पीछे ये वाला भी बनेगा। तो कितने कितने पृष्ठ हुए, 6 पृष्ठ हुए। ये रिमोट कैसा है बच्चों, जिस पे 6 पृष्ठ हो गए तो रिमोट कैसा है भैया, ये भैया देखो ये लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है ना। तो इस तरह बच्चों हम पता कर लेते हैं क्या कि ये भैया क्या है, घनाभाकार है। कैसा है भैया, घनाभाकार। घनाभ के आकार में क्या होता है कि आयत की, केवल आयत की जो वो होती है बच्चे बेसिक्स, जो आयत होता है उसका आधार हमें आयत को मानते हैं घनाभ में। घनाभ मतलब क्यूबाइड। और भैया घन में क्या मानते हैं, वर्ग को आधार मानते हैं। इसलिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, घनाभ में। याद करना ये भी दोनों ठोस ही हैं, घन और घनाभ, है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे कि ठोस की ज्यामितीय अवधारणा, ठोस ज्यामितीय अवधारणा क्या कहती है, ठोस की स्थिति होती है, आकार होता है, माप होती है। ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जो उसकी बाहर की सीमा होती है, मतलब ये परिसीमा, क्या बच्चे, ये परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। क्या परिसीमा मतलब जो बाहर की सीमा होती है बच्चे, बाहर की जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पृष्ठ कहते हैं, है ना। इसी को इंग्लिश में सरफेस कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गई बच्चे पहली चीज हो गई, ठीक है ना। अब चलते हैं भैया, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहिए, है ना। अब बच्चे यूक्लिड है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ने से पहले बच्चे मैं आपको ठोस की ज्यामिति अवधारणा मैंने बता दी है, तो ये भी बता दो, यूक्लिड भी को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है ना भैया। बहुत ही शानदार जो है ये मैथमेटिशियन थे हमारे यूक्लिड जी, है ना। ये मैथमेटिशियन बहुत शानदार थे, गणितज्ञ बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा योगदान दिया इन्होंने गणित में, ठीक है ना। तो रेखा गणित के बच्चे अगर मैं बात करूं तो रेखा गणित में इनको जनक कहा जाता है, ठीक है ना, जनक कहा जाता है ज्योमेट्री का। अब भैया अब आगे देख लेते हैं, ज्यामिति का परिचय देख लेते हैं। इसमें क्या है, यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी। क्या कुछ परिभाषाएं मतलब क्या बच्चों, डिफिनेशंस। क्या भैया, कुछ डिफिनेशंस दी थी। DEFINITION, डिफिनेशंस दी थी, ठीक है ना बच्चों, डिफिनेशंस दी थी, ठीक है ना, डिफिनेशंस। अब डिफिनेशंस क्या दी थी, एक बिंदु, है ना, एक बिंदु, पॉइंट, बिंदु का मतलब क्या, पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक पॉइंट वो है जिसका क्या बच्चों, कोई भाग नहीं होता, ठीक है। मतलब बिंदु एक ऐसी चीज है ना, बिंदु की डिफिनेशन है ये, बिंदु की परिभाषा है ये। बिंदु का क्या होता है, कोई भाग नहीं होता, कोई भाग नहीं होता, है ना। मतलब अगर मैं ये बिंदु लगा दूं तो बच्चे देखो इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है, कुछ ना कुछ तो है ही है। तो बिंदु लगभग कह सकते हैं, जो बिंदु लगता है उसका कोई भाग नहीं होता। मतलब वो क्या होता है, अपने आप में क्या होता है बच्चे, अकेला होता है बच्चे। अगर कहो कि बिंदु का एक भाग ये है, दो भाग ये है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिंदु सिर्फ और सिर्फ अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, उसका कोई भाग नहीं होता, कोई भाग नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। चलो भैया अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं बच्चों, एक रेखा, ठीक है, समझ गए। पहली डिफिनेशन क्या थी, पहली डिफिनेशन क्या थी, रटा के भेजूंगा, क्या डिफिनेशन है, बिंदु का कोई भाग नहीं होता, ठीक है ना, बिंदु का कोई भाग नहीं होता, बिंदु का कोई भाग नहीं, भाग, बिंदु का भाग नहीं होता, ठीक है ना, बिंदु का भाग नहीं होता, ठीक। ये डिफिनेशन पहली थी बिंदु की। अगर कभी भी बिंदु की डिफिनेशन आ जाए तो सीधे लिखोगे बिंदु का कोई भाग नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही इसको परिभाषित किया है यूक्लिड ने। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मान लो मैंने एक रेखा खींचा बच्चों, मैंने क्या खींचा, मान लो ये एक रेखा मैंने खींची, ठीक है ना, ये एक रेखा मैंने खींची। अब इस रेखा पे मैंने ये आपसे बोला, है ना, इसमें क्या बच्चों, इस रेखा में क्या होती है बच्चे, चौड़ाई नहीं होती। क्या, चौड़ाई रही नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है। क्या बच्चों, रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अगर पूछा जाए रेखा क्या होती है तो इसमें चौड़ाई नहीं होती बच्चों, ये मान लो ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसमें तो कुछ ना कुछ हो गई होगी चौड़ाई, ये बहुत ज़्यादा पतली होती है लंबाई, और इतनी पतली होती है बच्चे कि इसमें चौड़ाई नाम की बला ही नहीं होती।
ठीक है ना बच्चों। तो चौड़ लंबा रेखा क्या होती है बच्चे, रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई। क्या बच्चे, चौड़ाई रहित लंबाई। चौड़ाई रहित, रहित का मतलब चौड़ाई से रहित, चौड़ाई नहीं है इसमें, रहित लंबाई। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ थोड़ा याद रखेंगे। दूसरी परिभाषा ये है। अब तीसरी परिभाषा इसकी क्या है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब बच्चों देखो रेखा क्या होता है, कई बिंदुओं से, जैसे ये एक रेखा है ना, ये मान लो एक रेखा है, बहुत सारे जब बिंदु मिल जाएंगे, देखो ये जब बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं, जब बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं तो क्या एक रेखा का निर्माण होता है। तो मान लो रेखा के यह सिरा है, ये क्या है, सिरा है बच्चों। तो इसके जो सिरे होंगे ये क्या होते हैं, बिंदु होता है। तीसरा क्या कह रहा है भैया, ये दूसरी डिफिनेशन हो गई, ये पहली हो गई। तीसरी डिफिनेशन कह रहा है कि जो रेखा के सिरे हैं बच्चे, रेखा, ये जो रेखा बनी हमारी, रेखा को असीमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ये परिभाषा में नहीं लिखा है अभी। ठीक है ना, रेखा को असीमित रूप से हो सकता है आगे मिल जाए, है ना। तो बच्चे क्या कि भैया रेखा क्या होती है बच्चे, रेखा के सिरे क्या होते हैं, जो रेखा के सिरे होते हैं, सिरे का मतलब जहाँ से रेखा शुरू हो गई और जहाँ रेखा अभी एंड हो गई, इनके सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। रेखा के सिरे क्या होते हैं, लिख लेना, रेखा के सिरे क्या होते हैं बच्चे, बिंदु होते हैं। ठीक है ना, रेखा के सिरे क्या, बिंदु हो गए। ठीक है ना, बिंदु होते हैं। देखो ये तीन डिफिनेशन हो गई बच्चे, कितने आराम से रट गई होगी। बिंदु का कोई भाग नहीं होता, चौड़ाई रहित लंबाई होती है रेखा। और तीसरा क्या हो गया बच्चे, रेखा के दोनों सिरे, अंतिम और क्या भैया शुरुआती, दोनों सिरा, ये शुरुआती सिरा, ये अंतिम सिरा है, तो भैया इनका क्या भैया, सिरे के कोई ना कोई बिंदु होंगे, जो सिरे होंगे वो बिंदु होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है ना, स्वयं के साथ बिंदुओं के साथ। अब भैया देखो तमाम बिंदु हैं, देखो एक बच्चे सीधी रेखा ऐसी, मान लो ये सीधी रेखा है, ठीक है ना, ये सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा है बच्चों, जब ये कह रहा है, ये बच्चे देख समझना, एक सीधी रेखा, ठीक है ना, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, मतलब क्या, स्वयं पर बिंदुओं के साथ, ये बिंदु है ना, इन तमाम बिंदुओं को मिलाओगे तभी तो एक रेखा बनेगी, तमाम बिंदुओं को मिलाओगे तभी तो एक रेखा बनेगी बच्चों। जब बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा का निर्माण हो जाता है तो ये बिंदुओं के साथ ही तो ये रेखा, वो बिंदुओं को मिला के ही तो ये रेखा बनी ना, तो एक रेखा बनी ना। तो एक ही बच्चे सपाट रूप से ये स्थित होती है, एक बिंदुओं के साथ ही। अगर भैया बिंदुओं को मिला के ही रेखा बनाया जा रहा है, बिंदुओं को मिला के ही रेखा बनाया जा रहा है, तो रेखा और बिंदु साथ में ही तो स्थित होंगे, रेखा और बिंदु साथ में ही स्थित होंगे ना। अब बता दोगे, एक सीधी रेखा ऐसी होती है जिसमें बिंदुओं के साथ रेखा सपाट रूप से स्थित होती है, मतलब समतल रूप से स्थित होती है। बच्चे देख लो, बड़ी अच्छी बात है। एक सीधी रेखा क्या होती है, एक सीधी रेखा वह होती है जिसमें बिंदु के साथ भैया रेखा भी स्थित होती है सपाट रूप से। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब चलो भैया, 4 डिफिनेशंस हो गई, अब 3 और बची हैं बेटा, 3 और बची हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक पृष्ठ क्या होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ क्या चीज़ है, अगर मैं पृष्ठ की बात करूं, अभी मैंने आपको पृष्ठ दिखाया, तो मान लो ये पहला पृष्ठ है, ठीक है, मान लो ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल है, ठीक है मेरा, तो ये एक पृष्ठ ये है, जिसको क्या कहते हैं भैया, अभी मैंने आपको बताया है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या हो गई बेटा, चौड़ाई होती है। फिर ये नीचे भी देखो, ये ऊपर लंबाई है, नीचे भी लंबाई होगी, ठीक है ना, ये लंबाई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, तो देखो क्या हो गई, लंबाई हो गई और क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, और ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। तो ये एक पृष्ठ है, और पृष्ठ में देखो क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो ये कह क्या रहा है, एक पृष्ठ, एक सरफेस हुआ है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। आई थिंक सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना, ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलो भैया, अब ये जो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, अब मान लो ये पृष्ठ बना बच्चों, ठीक है ना, ये क्या बना भैया, ये पृष्ठ बना बाबू, देखो ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है बच्चे, ये पृष्ठ है। अब पृष्ठ के किनारे कह रहा है रेखाएं होती हैं, तो भैया ये भी रेखा है ना, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है ना, ये भी रेखा है
है ना। तो पृष्ठ के किनारे क्या हो गई, रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के एजेस, ठीक है ना, किनारे, ये क्या हो गए, किनारे क्या हो गए, किनारे, पृष्ठ के किनारे, किनारे का मतलब होता है EDGES, एजेस, इसको इंग्लिश में एजेस कहते हैं, EDGES, एजेस। क्या होती हैं, पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं भैया, रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। ठीक, अब आगे देख लो। एक समतल पृष्ठ एक ऐसा सपाट रूप से स्थित होता है ना, एक समतल पृष्ठ, है ना, जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। देखो बच्चों, ये थोड़ी चीजें ये गलत लिखी हुई है मेरे हिसाब से। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ नहीं, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है, इसमें यह होना चाहिए कि एक समतल पृष्ठ एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है, ये होना चाहिए इसमें। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है, ठीक है ना, ऐसा पृष्ठ होता है बच्चों, ऐसा पृष्ठ होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होगा, फिर समझना आप, ठीक। एक समतल पृष्ठ, समतल का मतलब ये जिसमें ऊबड़ खाबड़ ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, ढलान ना हो, समतल हो, मतलब एकदम बराबर हो। ये जैसे एक दिख रहा होगा आपको, ये स्मार्ट बोर्ड एकदम समतल है। एक ऐसा पृष्ठ होता है, क्या बच्चों, एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ स्थित होता है। अरे बहुत सारी, देखो ये समतल है, तो ये भाई सीधी रेखा है भैया, सीधी रेखा है, समझना। जब रेखा सीधी होगी, जब रेखा एकदम सीधी होगी तो उसमें क्या ऊंचा नीचा इधर उधर होगा क्या, उधर उधर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ढलान नाम की कोई संभावना ही नहीं उत्पन्न होती। मान लो ये सीधी रेखा है कई ठो, ये सीधी रेखा है कई, मान लो 2-3 ठो मैंने खींच दी, ये सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा मैंने खींच दी। अब इन्हीं सीधी रेखाओं से मैंने एक पृष्ठ बनाया, क्या बच्चों, एक पृष्ठ बनाया। तो ये कौन सा पृष्ठ होगा, ये कैसा पृष्ठ होगा बच्चे, अगर मैंने इससे क्या बनाया, एक पृष्ठ बनाया बच्चों, ठीक है ना। इससे मैंने क्या बनाया, मान लो एक पृष्ठ बना लिया, ठीक है ना। देखो ये नीला वाला एक बढ़िया सा पृष्ठ तैयार है, ठीक है ना बच्चों। ये बढ़िया एक पृष्ठ क्या है बच्चों, तैयार है, ठीक है ना। ये बढ़िया एक पृष्ठ सा तैयार है, शानदार पृष्ठ तैयार है, ठीक है ना, शानदार पृष्ठ तैयार है। तो बच्चों देखो क्या हो गया कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से, तो ये सीधी सीधी रेखाएं हैं कि नहीं, और जब सीधी रेखाएं मिल जाती हैं तब एक समतल बनता है। जैसे बिंदु मिल रहा था तो रेखा बन रही थी, वैसे ही सीधी रेखाएं मिल जा रही हैं तो एक समतल बन जा रही है। तो समतल और रेखाएं क्या होती हैं, सपाट रूप से एक साथ स्थित होती हैं। बस खत्म कहानी, यही चीज है ये। बस भैया पहला क्या था, अब चलो याद करो, पहला क्या था भैया, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। दूसरा क्या था भैया, परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या थी, आप लोग बताओ मुझे, क्या होती भैया, रेखा क्या होती है भैया, लंबा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, सॉरी ठीक है ना, सही है ना, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरा क्या होगा बच्चे, तीसरा क्या होगा जरा बताएंगे। पहला हुआ बिंदु का कोई भाग नहीं होता, दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा क्या हो गया जरा बताओ मुझे, कि रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरा क्या हो गया बच्चों, कि रेखा के दोनों सिरे बिंदु होते हैं। चौथा क्या होता है, रेखा बिंदुओं के साथ, रेखा जो होती है एक सीधी रेखा बिंदुओं के साथ, बिंदुओं को मिलाने पर, मैंने बताया बिंदुओं के साथ सपाट रूप से एक ही तल पर स्थित होती है, चौथा हो गया। पांचवा क्या होता है, एक पृष्ठ के किनारे या एक पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ होता है जिसकी लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं, पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, ये रेखाएं ही होती हैं, है ना। अब एक समतल पृष्ठ क्या होता है, मतलब जो सीधी सीधी रेखाएं उनको मिलाने से एक समतल पृष्ठ बनता है। तो कह सकते हैं कि जो सीधी रेखाएं होती हैं समतल पृष्ठ सपाट रूप से एक साथ स्थित होते हैं। बच्चे बहुत सारी समतल रेखाओं को मिला दो, समांतर सीधी रेखाओं को मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक पृष्ठ बन जाएगा, वो भी समतल पृष्ठ बनेगा। आप सभी लोग जानते होंगे ये चीज। अब आगे देखो भैया, अब आगे देख लो बच्चों, अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अभिग्रहित तथा क्या अभिधारणा, परिभाषा खत्म।
अब दो चीज़ें अब इनकी बची हैं, अभिग्रहित तथा अभिधारणा इस चैप्टर में है, तो चलो भैया इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, है ना। अब भैया देखो एक बार, अभिग्रहित को इंग्लिश में कहते हैं क्या, अभिग्रहित को इंग्लिश में कहते हैं कि भैया एक्सियम। क्या कहते हैं बेटा, एक्सियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं, ठीक, एक्सियम कहते हैं। और भैया चलो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको बाहर लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, इसको एक्सियम कहते हैं अभिग्रहित को, ठीक है ना, एक्सियम कहते हैं। और भैया इसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है ना बच्चों, एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। अभिधारणा को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स होती हैं। अभिग्रहित को क्या कहते हैं, एक्सियम्स इंग्लिश में, अभिधारणा को पोस्टुलेट्स। उन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया, जो ठोस होते थे इनको दो वर्गों में मान लो विभाजित कर दिया, ठीक है ना। एक अभिग्रहित मतलब कुछ नियम दिए थे, है ना, उनको क्या दो वर्गों में विभाजित किया। तो भैया क्या ये एक वर्ग थे बच्चे, अभिग्रहित पर अभिधारणाएं, ठीक है ना, अभिग्रहित और अवधारणाएं, और अभिग्रहित और अवधारणाएं, ठीक है ना बच्चों। इन्होंने क्या दिया भैया, दो पार्ट्स में अपने नियम को मतलब अपने कुछ जो है नियम्स थे जो भी था, है ना, उनको दो भागों में विभाजित किया, जिनको क्या कहा जाएगा, एक को कहा गया अभिधारणा, दूसरे को कहा गया अभिग्रहित। तो अभिधारणा और अभिग्रहित होता क्या है, अभिधारणा शब्द का प्रयोग, ये देखो अभिधारणा जो शब्द है ना, अभिधारणा शब्द है, इसका प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया है जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसी अवधारणाएं थी जो केवल 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 किससे संबंधित थी बच्चे, ज्यामिति से संबंधित थी। मतलब वो रेखा गणित में केवल रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री में केवल प्रयोग हो रही थी, ज्यामिति में केवल प्रयोग हो रही थी। वो क्या थी, अभिधारणाएं थी, पोस्टुलेट्स थी अपनी, क्या पोस्टुलेट्स थी। अब कह सकते हैं कि पोस्टुलेट्स कहाँ उपयोग होंगी, केवल और केवल कहाँ पे भैया, ज्यामिति में प्रयोग होगी, विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित होती हैं, ठीक, ये अभिधारणाएं होती हैं। आपसे कोई पूछ ले कि अभिधारणाएं क्या है, ऐसी विशिष्ट मतलब क्या विशिष्ट रूप से ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो केवल ज्यामिति से संबंधित होती हैं। और भैया दूसरी चीज है क्या भैया, दूसरी और सामान्य अवधारणाएं, जिन्हें क्या कहा गया, अभिग्रहित, एक्सियम कहा गया। वो किससे बच्चे, सामान्य अवधारणाएं का मतलब भैया ये कुछ ऐसी मतलब थे नियम ही, लेकिन ऐसी अवधारणाएं थी जिनका उपयोग हम बीजगणित में भी कर लेते हैं और भी कई जगहों पे कर लेते हैं, ज्यामिति में भी कर लेते हैं। तो समझ गए, जो अभिग्रहित होते हैं वो सामान्य अभिधारणाएं होती हैं, वो कहीं भी यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये अभिधारणाएं होती हैं, है ना, ये अभिधारणाएं केवल ज्यामिति में उपयोग होती हैं, ठीक। और वो अभिग्रहित सामान्य क्या सामान्य घटनाएं होती हैं जो कहीं भी प्रयोग में आई जा सकती हैं। अभिग्रहित क्या, अभिग्रहित क्या होते हैं, फिर से बताओ, कि जो सामान्यता कहीं भी प्रयोग में आ जाए, ठीक है ना, ऐसी अवधारणाएं जो कहीं भी प्रयोग में आ जाएं, चाहे बीजगणित हो, रेखा गणित हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कहीं भी आ जाए। और अभिधारणा क्या होती है, केवल विशिष्ट रूप से ज्यामिति में प्रयोग होती है। समझ जाओ बेटा, बहुत आराम से अभिग्रहित और अभिधारणा क्लियर हो गया होता। अब भैया अभिग्रहित है क्या, अभिग्रहित है क्या, अभिग्रहित का मतलब क्या बच्चे, एक्सियम्स, ठीक है ना बच्चों, एक्सियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सियम्स कितनी है बच्चे, तो यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों को बिना उनके द्वारा क्रम के नीचे दिया जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलो भैया छोड़ो, ये लाइन छोड़ दो, कोई मतलब की नहीं है। दूसरा देखो, ये पहली अभिग्रहित है, वे वस्तुओं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब कहने का इसके क्या है, समझना। पहला देखो मैं बता रहा हूं, एक वस्तुएं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। जैसे वे वस्तुएं का मतलब कई ठो वस्तुएं हैं, जैसे ए मान लो एक वस्तु है, एक बी है, एक सी है ना। वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो, मान लो ये सभी डी के बराबर हैं, ये सभी डी के बराबर हैं, तो क्या भैया वे एक दूसरे के बराबर होंगी। क्या भैया, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। ये सभी डी के बराबर हैं तो ये सभी भी आपस में बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी, ठीक है ना बच्चों। ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना बाबू, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। मतलब क्या, अब आप पढ़ते हो ना कि समीकरण में भैया क्या, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब जैसे कि आप पढ़ लिए, जैसे आप पढ़ लिए क्या,
जैसे आप पढ़ लिए बच्चों, क्या जैसे आपने पढ़ा कि 3x प्लस 4 बराबर 8 है, 3x प्लस 4 बराबर 8 है, और 3x प्लस में y है ना, 3x प्लस में क्या भैया y बराबर क्या है 8 है ना। अब पूछ रहा है y का मान बताओ, क्या y का मान बताओ, ठीक है ना। जैसे ये सवाल आपको मिल जाता है, देखो यूज देखो, मान बताओ, ठीक है ना, मान बताओ। तो बच्चों देखो हम लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तुलना करने पर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर, देखो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है वे आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब 3x प्लस वाई बराबर में 3x प्लस 4। देखो भैया ये दोनों बराबर होंगी, उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होते हैं। देखो भैया यही चीज भैया कह रहा है, ये वे वस्तुएं जो एक भैया एक ही वस्तु के बराबर हों, सारी वस्तुएं क्या हैं भैया डी के बराबर हैं, तो भैया ये जो वस्तुएं हैं ये भी आपस में बराबर होंगी। पहली चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं भैया, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना है यार। जैसे a बराबर क्या है भैया, a बराबर मान लो a है, ठीक है ना, मान लो a बराबर b है बच्चों, a बराबर b है, तो इसमें भी 4 जोड़ा जाए, इसमें भी 4 जोड़ा जाए, तो ये a प्लस 4 और b प्लस 4 ये जो परिणाम आया है ये भी बराबर होगा। नहीं तो फिर से चेक कर लो, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, मान लो 2 बराबर 2 है, इसमें मान लो कोई भी संख्या ऐड कर दो, बराबर संख्या, जैसे एक इधर ऐड किए तो एक इधर का ऐड कर दो, तो भैया देखो बराबरों को बराबर में जोड़ दिया गया है ना। ये बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, मतलब भैया क्या बराबरों को, मतलब जैसे एक और एक बराबर हैं, है ना, बराबरों को बराबर है, और ये 2 और 2 बराबर है, ठीक है ना। तो इन बराबरों को इन बराबर्स में जोड़ दिया जाए, 2 और 2 में जोड़ दिया जाए, तो इनके जो परिणाम हैं देखो 3 और 3 ये भी आपस में बराबर होंगे, ये पूर्ण भी आपस में बराबर होंगे भैया, यही चीज़ कह रहा है ये, ठीक है ना। यदि कोई दो वस्तुएं है ना बराबर हैं आपस में, और भी कोई दो वस्तुएं आपस में बराबर है, मान लो कोई दूसरी चीज आपस में बराबर है, उन दोनों को अगर इन दोनों में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है, कहने का मतलब सिर्फ यही है। चलो भैया देख लो एक बार जल्दी से, यदि अब अगला सवाल देखो, यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। सेम चीज़ है बच्चे, सेम चीज़ है, बस इसमें माइनस करवाना है। जैसे दो चीज़ें बराबर हैं 2 और 2, इसमें कोई बराबर चीज़ घटा दी जा रही है तो जो रिजल्ट आएगा, जो पूर्ण आएगा, शेषफल जो आएगा, जैसे एक इसमें बचेगा एक इसमें बचेगा, तो ये भी आपस में बराबर होगा। अब आगे देखो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन संपाती का मतलब दोनों ओवरलैप करें। देखो भैया एक ये है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या भैया ये दोनों की लंबाई चौड़ाई सब सेम है, तो क्या हो गए बच्चे ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ थी, चलो भैया देख लो। अब आगे देखो, अब आगे देखो, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमेशा पूछी जाती है। अभिग्रहित पांचवी, ठीक है ना, अभिग्रहित पांचवी और अभिधारणा पांचवी में क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अभिग्रहित समझ लो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भाई लेकिन है बहुत सरल चीज़, जैसे कोई चीज़ पूर्ण है, मान लो ये एक गोला है, ठीक है ना, ये एक गोला है बच्चों, ठीक है ना, ये एक क्या है गोला है। अब गोला क्या है बच्चों, ये देखो मान लो गोले का इतना भाग मैंने काट लिया, इतना भाग मैंने काट लिया, तो मतलब ये भैया ये गोले का एक भाग आ गया, ये गोले का एक भाग आ गया, ठीक है ना, ये गोले का एक भाग आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये देखो ये गोले का एक भाग है। अब मुझे एक बात बताना जल्दी से, ये भाग बड़ा है या गोला, भाग बड़ा है या संपूर्ण गोला, है ना, संपूर्ण गोला, ठीक है ना बच्चों, गोला बताएंगे एक बार, है ना। तो क्या कह सकते हैं, संपूर्ण हटा दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पूर्ण लिखा रहने दो,
ठीक है ना, पूर्ण गोला बताएंगे एक बार जरा, सेम चीज़ ही है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। भाग हो गया, पूर्ण गोला हो गया, कौन बड़ा है? ये वाला भाग बड़ा है कि पूर्ण गोला बड़ा है? तो भैया पूर्ण गोला बड़ा होगा, तो मतलब पूर्ण हमेशा जो है, ये जो पूरा होगा हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा, पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा। अब जैसे मैंने कहा 1/4 लिखा है, तो बच्चे ये ऊपर वाली जो संख्या होती है भिन्न में, ये पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, और ये 4 क्या होता है? हमेशा भाग होता है, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब क्या निकला? एक पूर्ण है मतलब ये एक गोला है, और 4 मतलब इसके भाग किए गए हैं, ये देखो 4 भाग किए गए हैं। तो ये जो भाग हैं देखो अपने संपूर्ण से क्या है भैया? छोटे हैं। देखो भाई कितना आसान सवाल है। अगर मैं इससे भिन्न लिखना चाहूँ तो भी बना सकता हूँ। जैसे आपको एक गोला दे दिया जाए, ये मान लीजिए कर दिया जाए, ये ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, और पूछ लिया जाए कि इसको भिन्न के रूप में निरूपित करिए, तो गोला कितना है? गोला एक है। कितने भाग? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किए गए इसके। तो कितने भाग किए गए? 8 भाग किए गए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर, परस्पर बराबर होते हैं। अरे भाई सब लोग जानते हो, है ना। अगर ए है, ठीक है ना, ए है, सपोज करो ए छोड़ो, गिनती ले लो, है ना। छठवां देखना, है ना, क्या कह रहा है? एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं। मान लो ये 4 है और ये 4 है, दोनों एक ही वस्तु हैं, इनका दुगना ले लोगे तो भी 8, इसका दुगना ले लोगे तो भी 8, ठीक है ना, इसका दुगना ले लोगे तो भी 8। तो दुगना भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। 8 बराबर 8 होगा, ये सभी लोग जानते हो। एकदम सरलता से समझो, एकदम सरलता से समझो, ठीक है ना। कोई भी वस्तु होगी, है ना, अगर वो आपस में बराबर है मान लो, तो भैया उसका दुगना करेंगे तो वो भी बराबर होगा, बस, ठीक है ना। एक ही वस्तुओं के आधे भी बराबर होते हैं। जैसे मान लो भैया ये है, a बराबर में b दिया गया है, a बराबर में b दिया गया है, तो इसका 2a कराएंगे और 2b कराएंगे, इसका दुगना कराएंगे तो ये भी बराबर होगा। अगर इसका आधा कराएंगे, a/2 बराबर b/2 कराएंगे तो ये भी बराबर होगा, समझ लेना एक बार, है ना, ये भी बराबर होगा। जैसे हम लोग समीकरण सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ना बच्चों कि 2x², है ना, प्लस 3/2, है ना, 3/2 बराबर कितना? 4, ये लिखें। तो भैया हम क्या करते हैं? 2 से क्या करते हैं? डिवाइड कर, गुणा कराने पर, मान लो इसमें मैं गुणा कराया, दुगना कराया, सबका दुगना करा दो तो 2 दूना 4x² प्लस इसका दुगना कराओगे 2 से गुणा होगा, इसमें भी 2 से गुणा होगा, दुगना कराओ, है ना, इसमें भी 2 से गुणा होगा। तो देखो भैया दोनों तरफ 2 2 से गुणा कराया, दुगना हुआ, तो भैया 2 से 2 कट गया तो कितना है? +3 बराबर में 8। ये भी देखो आपस में बराबर आ गया, ये भी आपस में बराबर आएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर 2x² प्लस 3/2, है ना, बराबर 4 के है, तो अगर मैं इन दोनों का दुगना करा दूंगा तो ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभिधारणाएं कितनी पढ़े हम लोगों ने, और इसका आधा भी करा देंगे तो ये बराबर होगा, ठीक है ना। तो कितनी अभिग्रहित हम लोगों ने पढ़ ली। तो अभिग्रहितों की संख्या कितनी है बच्चों? अभिग्रहित कितने हैं बच्चों? देखो रिपीट करवा देता हूं मैं एक बार। अभिग्रहित क्या है बच्चों? अभिग्रहित कितनी होती है भैया? ये सामान्य अवधारणा होती है, ठीक है ना, ये सामान्य अवधारणा होती है, ठीक है ना बच्चों, सामान्य अवधारणा होती है ना, सामान्य अवधारणा होती है। इसको इंग्लिश में एक्सियम कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं। अब ये कितनी होती हैं भैया? 7 होती हैं। कितनी होती हैं संख्या में? 7 होती हैं बच्चों, ठीक है ना, 7 होती हैं। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, सभी लोग जाएंगे तो आज के बाद ये 5वां चैप्टर कभी नहीं पढ़ेंगे, ये 5वां चैप्टर कभी नहीं पढ़ेंगे। पहला, बिंदु का कोई भाग नहीं होता, सभी लोग लिखेंगे बिंदु का भाग नहीं होता, अपनी अपनी कॉपी में नोट करो, बिंदु का भाग नहीं होता। दूसरा, ये बिंदु को डिफाइन किया है, बिंदु को डिफाइन किया भाई। फिर रेखा को डिफाइन किया, रेखा को क्या कहा? चौड़ाई रहित होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या कहा? चौड़ाई रहित क्या हो गई? लंबाई होती है। अब भैया तीसरा क्या हो गया बच्चे? तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होगा बच्चे? तीसरा हुआ क्या? रेखा के सिरे। क्या भैया? रेखा के सिरे बिंदु, रेखा के सिरे क्या हो गए? रेखा के सिरे क्या हो जाएंगे? बिंदु हो जाएंगे, ठीक है ना, रेखा के सिरे बिंदु हो जाएंगे। चौथी चीज क्या उसने कही कि एक सीधी रेखा क्या होती है? सीधी रेखा क्या होती है बच्चों? वो बिंदुओं के साथ, क्या बच्चों? बिंदुओं के साथ, है ना, मैंने बताया अभी, बिंदुओं के साथ क्या होती है? बिंदुओं के साथ,
है ना, सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है ना, सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है ना, सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है ना, स्थित होती है, देखो स्थित होती है। अब भैया पांचवा क्या है, अब भैया पांचवा क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण क्या, अपने भाग से बड़ा, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है, भाग से बड़ा होता है। अब भैया छठवां क्या हो गया, छठवां क्या हो गया बच्चों, अगर एक ही वस्तु का दुगना, एक ही वस्तु का क्या होता है, दुगना, एक ही वस्तु का दुगना क्या होगा बच्चे, दुगुना बराबर होता है, दुगना आपस में बराबर, ठीक है ना, आपस में बराबर, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, है ना। और भैया एक ही वस्तु का बच्चे, एक ही वस्तु का आधा क्या, एक ही वस्तु का आधा भी आपस में बराबर होता है, वस्तु का आधा भी आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, आधा आपस में बराबर होता है, देखो आपस में बराबर होता है। भैया देख लो, बढ़िया से शानदार तरीके से मैंने पांचवा चैप्टर का अभिधारण परिभाषा खत्म कर दी, अभिग्रहित खत्म कर दिया। अब अभिधारणा पे चलेंगे, किस पर, अभिधारणा पर चलेंगे। अब अभिधारणा क्या होती है बच्चों, तो इसकी अभिधारणा नोट करेंगे, है ना। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा का मतलब क्या, ये विशिष्टता किससे संबंधित होती हैं, विशिष्ट रूप से, ठीक है ना बच्चों, क्या विशिष्ट रूप से किससे संबंधित होती हैं, ज्योमेट्री से या ज्यामिति से संबंधित होती हैं, किससे भैया, ज्यामिति से संबंधित होती हैं, ठीक है ना, संबंधित होती हैं, ठीक है ना, संबंधित होती हैं, ठीक है ना बच्चों, संबंधित होती हैं, ठीक है ना बाबू, देख लो एक बार, संबंधित होती हैं, ठीक है ना। चलो देख लो, ये एक बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से भैया, ये है ना, ये देखो बढ़िया शानदार तरीके से। जब विधारणा क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो, है ना। अभिधारणा क्या होगी, अभिधारणा एक, अभिधारणा एक क्या होती है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, मान लो ये दो बिंदु हैं कोई, ये दो बिंदु हैं कोई, है ना, दो बिंदु हैं कोई, बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, समझना, समझना, कह रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि जैसे दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु दिए गए हैं बेटा, ठीक है ना, दो बिंदु ये दिए गए हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, एक है बच्चों क्या, एक है कौन सा, ये बिंदु, और दूसरा है ये बिंदु। तो भैया ये दो बिंदुओं से, है ना, दो बिंदु से, ठीक है ना, एक भैया एक बिंदु, है ना, ये एक बिंदु हुआ, एक बिंदु हुआ, और एक ये अन्य बिंदु और लिए, ये मान लो कोई एक अन्य बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पर लिए, है ना, अन्य बिंदु यहाँ पर लिए, तो इससे केवल और केवल एक सीधी रेखा खींची जाएगी, एक, केवल एक सीधी रेखा, ठीक है ना बच्चों, केवल एक सीधी रेखा, ठीक है ना। हमेशा नोट कर लेना बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची, सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको देना होता है आंसर, केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लो ये बिंदु यहाँ, एक यहाँ पर है और कहाँ है, एक यहाँ पर है, तो इससे भी अगर मैं खींचूँ, तो इससे भी अगर मैं खींचूँ तो देखो बच्चों केवल एक सीधी रेखा आएगी, कौन सी, एक ये आएगी और एक ये आएगी, केवल एक सीधी रेखा, मतलब दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा, ठीक है, डन, सभी लोगों को डन हो गया होगा। कहीं भी खींच दो, यहाँ है बिंदु, यहाँ है बिंदु, दो बिंदु है और दोनों से क्या बच्चे, एक ही सीधी रेखा खींची जाएगी, एक ही सीधी रेखा खींची जाएगी, ये श्योर है बच्चों, देख लो एक बार जल्दी से, देख लो एक बार जल्दी से, बढ़िया तरीके से श्योर हो गया होगा, है ना, बढ़िया तरीके से श्योर हो गया होगा बच्चे, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी अभिधारणा पे चलते हैं। एक शांत रेखा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना, एक रेखा कहलाती है, मतलब देखो कोई बड़ी बात नहीं है इसको जानना, है ना, कोई बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। जैसे ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब शांत रेखा है, ठीक है ना, इसको अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, और भैया क्या, इधर भी इंक्रीज किया जा सकता है, ये चीज़ आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। जैसे ये ए बी रेखा है तो इधर भी इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है ना, इधर भी इंक्रीज किया जा सकता है, और बच्चों इधर भी इंक्रीज किया जा सकता है असीमित रूप से। बस इतना ही काम है बेटा और कुछ नहीं है। अभिधारणा नंबर 2,
अभिधारणा एक क्या थी कि दो बिंदु हैं, अगर एक बिंदु है दूसरा मतलब अन्य बिंदु कोई भी है तो दो बिंदुओं से एक ही सीधी रेखा खींचती हैं। अब भैया फिर क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से, मतलब एक आपको इतना जानना है कि एक रेखा अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है बस। 5.1 अभिग्रहित क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। सेम चीज़ है, अद्वितीय का मतलब वही, मतलब जैसे देखो ये हो गया एक बिंदु ये है, ठीक है ना। तो भैया ये एक रेखा खींची गई ना, ये एक रेखा खींची गई ना बच्चों, ठीक है ना। ये देखो एक रेखा खींची गई, ये मान लो ये एक रेखा खींच दी है, तो ये इस रेखा के जैसी कोई रेखा बन सकती है क्या इन दोनों बिंदुओं से? इन दोनों बिंदुओं से अब कोई सीधी रेखा बन सकती है क्या? नहीं। तो ये अपने आप में क्या हो गई, यूनिक हो गई, मतलब अद्वितीय हो गई। अद्वितीय हो गई। अद्वितीय का मतलब क्या, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, उसके जैसा दूसरा ना हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, जैसा दूसरा ना हो। तो बच्चे अगर दो भिन्न बिंदु हो, दूसरा ना हो, ठीक है ना बच्चों। अगर दो भिन्न बिंदु हैं, समझो अगर दो भिन्न बिंदु हैं तो भैया उससे एक ही अद्वितीय रेखा खींची जाएगी, ठीक है ना। दो भिन्न बिंदु हैं तो ठीक है ना, चलो। और इससे कोई और सीधी रेखा नहीं खींची जाएगी, इसलिए क्या होता है, दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है बस। अब अगला सवाल देखो, अगला क्या है, सभी कोण समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो भैया देखो ये चीज़ बढ़िया है, जानने लायक है। मान लो हमारे पास ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दे दे, दूसरा हमको दे दे भैया क्या, ये समकोण त्रिभुज दे दे, तीसरा हमको दे दे भैया क्या, ये समकोण त्रिभुज दे दे, ठीक है ना। चौथा हमको दे दे ये समकोण त्रिभुज दे दे, पांचवा हमको ये समकोण त्रिभुज दे दे, ठीक है ना। तो बच्चे देखो एक बार, हमेशा हर जगह ये जो समकोण त्रिभुज आएगा, ये जो समकोण आएगा, ये यहाँ भी 90 डिग्री होगा, 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 यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो चाहे जो त्रिभुज हो, अगर उसमें समकोण है तो समकोण का मान हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, है ना। तो समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होंगे, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कितना, 90 डिग्री। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट आने वाली है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभिग्रहित 5 और अभिधारणा भी 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। बहुत प्यारी चीज़ें हैं बच्चे, बहुत उपयोगी भी है, बहुत उपयोग की जाती है। अब जैसे देखो ये कह रहा है, कह रहा है कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है ना बच्चों। एक सीधी रेखा, देखो यहाँ पर एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, मान लो ये दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। इन पर क्या गिर रही है, एक सीधी रेखा गिर रही है, ये गिर गई है ना, सीधी रेखा गिर गई, ठीक है। गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, अपने एक ही ओर, मतलब मान लो चाहे इधर चाहे उधर, एक ही ओर ये दो बन गए क्या, अंतःकोण। मान लो ये कोण एक है ना, और ये कोण दो है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है भैया, अंतःकोण है, क्या है बच्चे, अंतःकोण है, ठीक है ना। ये दोनों एक ओर के अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण बच्चे, ठीक है ना, एक ओर के अंतःकोण, ठीक है ना। एक और अंतःकोण, एक और दो बने। अब देखो यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर दो अंतःकोण बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। इन दोनों कोणों का योग मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 मिलकर कितना भैया, दो समकोणों से कम हो। दो समकोण से कम हो मतलब 90 प्लस 90, एक समकोण 90 डिग्री का पहले बताया अभी, दो समकोणों के योग से क्या हो, कम हो। क्या हो बच्चे, कम हो। क्या हो बच्चे, कम हो। देखो एक बार जल्दी से, ये क्या हो, कम हो, ठीक है ना बच्चे, कम हो मतलब ये जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, है ना। दो समकोणों से क्या है, कम है। तो क्या भैया, अब आगे क्या कह रहा है, इसका मान मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर
तो वे दोनों रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती हैं जहां ये दोनों कोणों का योग समकोण से कम होता है, दो समकोणों से कम होता है। मतलब कहने का बहुत साफ है कि जिधर इसका योग जिस अंतःकोण का, कहने का मतलब ये है जिस अंतःकोण का मान नोट करना, जिस अंतःकोण का मान, केवल इतना निष्कर्ष निकल रहा है, जिस अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री से कोण, अंतःकोण के योग का मान, जिधर, ऐसे लिखो बाबू, सो रुक जाओ, जिधर दो अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री से कम हो जाए, 180 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जिधर 180 डिग्री से कम हो जाएगा, है ना, जिधर 180 डिग्री से कम हो जाएगा उधर क्या हो जाएगा, वो रेखा जैसे 1 और 2 ये 80 डिग्री से कम हो जाएगा, तो इधर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी। उधर क्या करेंगी भैया, उधर रेखा एक दूसरे को क्या भैया, एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, एक दूसरे से मिल जाएंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है ना, एक दूसरे को काटेंगी। ये 100% है, बढ़ाते जाओ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना भैया। चलो अब एक चीज इसमें से मैं निष्कर्ष और निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ये निष्कर्ष एक हो गया, ये निष्कर्ष एक हो गया जो कि दिया गया है, ठीक है ना, ये निष्कर्ष एक हो गया। अब देखो बस इतना ही आपको जानना है, ये अभिधारणा उतनी ही है। एक निष्कर्ष मैं अपने से और बता रहा हूँ कि एक निष्कर्ष ये भी तो हो सकता है, एक निष्कर्ष ये भी तो हो सकता है ना, कि क्या भैया कोण 1 प्लस में कोण 2 अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो ये जो रेखा होती है, ये जैसे ए बी रेखा है ना, ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है ना, और भैया ये कोण 3 और ये कोण 4, ये भी तो भैया अंतःकोण हैं दोनों, और कोण 3 प्लस में कोण 4 भी 180 डिग्री के बराबर हो, यह एक तरफ ही बराबर हो, कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरफ बराबर होगा दूसरी तरफ पक्का आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल पूरा 180 डिग्री का होता है। अगर ये 90-90 के हो जाएंगे तो ये पक्का 90-90 के होंगे, ठीक है ना। चलो तो इस प्रकार क्या हो जाए, जब 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या होंगी बच्चे, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे को, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर, क्या बच्चों, एक दूसरे के समांतर होंगी। ये काम हो गया। अब भैया अब देखो तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी समानांतर टू सी डी, है ना, बहुत सारा पूरा का पूरा जो है 9th इसी पर आधारित है बेटा, बहुत बेहतरीन। इसके बाद रेखा एवं कोण है ना, वो पूरा इसी चैप्टर पर आधारित है। अब अगला देख लो भैया, अब निष्कर्ष 3 निकाल लो इसमें से, ये पूरा हो गया बाबू, ये सब एक्स्ट्रा है मैं पढ़ा रहा हूँ। निष्कर्ष 3 क्या हो गया बच्चे, निष्कर्ष 3 एक ये भी तो निकल सकता है, कोण 1 प्लस कोण 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कोण 1 और कोण 2 क्या है भैया, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो भैया अभी क्या था, ये ज़्यादा था ये कम था, पहला निष्कर्ष है ना। अब ये बराबर हो गए दोनों, अब ये वाला ज़्यादा हो गया ये वाला कम है, तो रेखाएं जिधर भैया जैसे कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री से ज़्यादा है तो रेखाएं इधर कभी नहीं मिलेंगी, रेखाएं है ना कोण 1 प्लस कोण 2 की तरफ नहीं मिलेंगी, तरफ नहीं मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों, नहीं मिलेंगी, ठीक है, नहीं मिलेंगी। कैसे बच्चे नहीं मिलेंगी, चाहे जितना बढ़ा दो, अगर इधर 180 डिग्री से कम हो गया मान लो तो इधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, और उधर क्या है 180 डिग्री ज़्यादा तो फैलती चली जाएंगी, ठीक है ना। बस तीनों निष्कर्ष मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह मेरे बच्चों सभी के सभी देखो एक तरफ से सभी अभिधारणाएं बच्चों, ये ठोस की ज्यामितीय अवधारणा, फिर परिभाषा, फिर भैया क्या अभिग्रहित अभिधारणा क्या होती है, फिर अभिग्रहित कितने हैं, तो अभिग्रहित कुल 7 हैं, कितने बच्चे, कुल 7 अभिग्रहित हैं, पूछा जाता है। और अभिधारणाएं कितनी है बच्चे, तो हम लोगों ने 5 अभिधारणाएं पढ़ी। कितनी अभिधारणाएं पढ़ी, तो अभिधारणा कितनी पढ़ी बच्चे, तो अभिधारणा हमने पढ़ी कितनी भैया, 5 अभिधारणा पढ़ी, ठीक है ना। ये सब पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगले इससे कितने कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रश्न बन सकते हैं
ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, और बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से बताऊंगा। जितने भी बच्चे हों कुल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको हर एक चैप्टर बच्चा विशेषता पढ़ाने वाला हूं। हर एक चैप्टर को पूरा पूरा और बढ़िया तरीके से शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना बच्चों। बहुत धीरे चलेंगे, बहुत बढ़िया और शानदार चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे छोड़ेंगे नहीं बेटा, अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके प्रश्न उत्तर ही होंगे। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।